बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आप लोगों की फ़िज़िक्स की किताब आ गई है आपके सामने। पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा फ़िज़िक्स 11 लिखा हुआ है। तो ये आपकी किताब है पीसीटीबी की, जो आपने पढ़नी है और मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। मेरे ज़ाहिर है, एक तो मैं मैथमेटिक्स मेनली करवाता हूँ और उसके साथ जो सेकंड बेस्ट मेरे लिए है वो फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िक्स का भी मुझे बहुत शौक़ है। ये मैं लाजमी इसको, एक तो हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते करते साथ इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो निकालेंगे, साथ इसकी फिर एक्सरसाइजेज करेंगे और इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट तैयारी करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी ज़ाहिर है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आए होते हैं, शॉर्ट के साथ भी आते हैं। तो जैसे 9-10 में आपने पढ़ा वैसे ही आपने यहाँ से पढ़ना है। तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। फ़िज़िक्स 11 ये आपके सामने है। अमानत, दयानत, सदाकत, जो ज़ाहिर है पीसीटीबी का एक लोगो है मेन, वो लगा हुआ है। बाकी चीज़ें अभी चूँकि ज़ाहिर है प्रॉपर प्रिंटिंग में नहीं है, तो ये अक्सर चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये नहीं लिखी हुई इस पेज के ऊपर, किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया एंड सो ऑन। और ये इसके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। पहला मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन एंड सो ऑन। ये कितने हैं जी? 12 हैं हमारे पास चैप्टर्स। तो जाहिर है ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहला चैप्टर ऑलवेज मेजरमेंट का होता है। तो चलें शुरू करते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि रीडिंग मैं क्यों कराता हूँ। रीडिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है। मेरे हिसाब से ये है कि आपको कंसेप्ट आने चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। और बुक वाला क्यों लिखता है डिटेल से? क्योंकि आपको उसने जो है वो बड़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी समझानी होती हैं, और ये रीडिंग हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या है जी। फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। कहता है ये सबसे बुनियादी ब्रांच है किसकी? फिजिकल साइंसेस की। फिजिकल साइंसेस होती हैं जो फिजिकली चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और इसमें फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है और एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने और कायनात ने ये सारी चीज़ें हमारे सामने बना के रखी हुई हैं। तो उन्हीं को हमने स्टडी करना होता है, इसलिए इसका नाम है फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस की ये एक बुनियादी शाख है, ऐसे आप कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो ये क्या करती है? बुनियादी जो असूल हैं, कवानीन हैं, वो हमें ये प्रोवाइड करती है, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। और जाहिर है उसकी बेस पे ये जो कवानीन हमारे पास आ जाते हैं, उसकी बेस पे फिर बाकी जो ब्रांचेज हैं साइंस की, उनको भी हमें समझने में मदद मिलती है। सच एज एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी तो होता है ना, आसमान के जो कायनात के अंदर जो चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, ये वो सारा। केमिस्ट्री हमारी आपको पता है, केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं एंड सो ऑन है। जियोलॉजी ज़मीन की स्टडी को कहते हैं। बायोलॉजी जिंदा चीज़ों की स्टडी जो भी है। एंड हेल्थ साइंसेज, और हेल्थ के मुतालिक जितना भी उसमें एडवांसमेंट चल रही है वो हमने यहाँ पे पढ़नी होती है। द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन कौन से तरीके लगाते हैं, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, और जो चीज़ें हम बना लेते हैं। ठीक है। ऑफ फिजिक्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कि जो कभी हमने सोचा था उसको हमने रियलिटी में ले आए। कभी इंसान सोचता था कि इंसान परिंदों की तरह उड़ सकेगा, तो उसने जहाज़ बना लिए, ग्लाइडर्स बना लिए, और वो बड़े आराम से जो है वो उड़ सकते हैं, परिंदों से ज़्यादा दूर दूर जा सकते हैं। तो हमारी जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब है, वो हमने अब आजकल रियलिटीज़ में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, हकीकतों में बना रहे हैं। द कम्फर्ट्स एंड प्लेयर्स एडिड इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के जो आराम व सुकून है हमारे अंदर, आर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। किसके रिजल्ट्स हैं? वो सारे साइंस है। सिर्फ साइंस नहीं है, साथ टेक्नोलॉजी भी है, जो नई जो है इजादात हो रही हैं, एंड इंजीनियरिंग है। क्योंकि ज़ाहिर कोई भी जो प्रोडक्ट है, मशीन जो बनाई जाती है, उसके पीछे इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है इन एवरीडे लाइफ। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसको हम कहते हैं, ज़ाहिर आईटी के अंदर कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, बाकी टीवी सारा कुछ ये आईटी के अंदर ही आता है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैव एंटायरली चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। इंसान का जो देखने का नज़रिया है वो सारा चेंज हो गया। क्योंकि आज देखें, हम जिन चीज़ों के साथ ज़िंदा रह रहे हैं, ये अब 50 साल पहले या 100 साल पहले चले जाएं तो कभी इनका तसव्वुर ही नहीं था।
ठीक है, मोबाइल हो हमारे पास, उसमें इतना सारे काम हम कर सके, टीवी हो, अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर में सियालकोट में बैठे हुए, और आप लोगों तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, पूरे पंजाब में बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए, इवन बाहर बैठे हुए भी। सो देखें, कभी पहले 100 साल पहले इंसान ऐसे सोच सकता था कि ऐसे पॉसिबल है कि एक बंदा बैठ के बनाए वीडियो ज़रूर सब तक पहुँच जाए। तो इंसान का सोचने का अंदाज़, उसका समझने का अंदाज़ सारा इन टेक्नोलॉजीज़ ने चेंज कर दिया हुआ है, आईटी ने चेंज कर दिया हुआ है। द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तेज़ ज़राए, जिसमें ज़ाहिर है ये भी हमारा इन्वॉल्व है, इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ आ गई, वो आ गए, एरोप्लेन्स आ गए, तो ये सारे हमारे मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ज़राए नकलो हमल, और वो फास्ट हैं, तेज़ हैं। है ब्रॉट पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, तो इससे पूरी दुनिया के जो लोग हैं इज़ स्लो क्लोज, इतने ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट दैट द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब ज़ाहिर पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज के तौर पे बन चुकी है। यहाँ एक बड़ी अच्छी उसने साथ ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहते हैं कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। अब कंप्यूटर की जो चिप्स बनाते हैं अंदर, जब देखिए कंप्यूटर के जो प्रोसेसेस वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर छोटी छोटी चिपें लगाई जाती हैं, तो वो इतने ज़्यादा ढेरों कैलकुलेशनें जो है वो 1 सेकंड के अंदर कर लेती हैं, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट अब आ गई है। तो वो किससे बनाई जाती हैं? ये सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। और सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? सैंड से मिलता है, रेत से। रेत के अंदर जो है वो चमकीला सा एक होता है, ठीक है, वो उसके अंदर से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रेत को छान के उसमें से निकाला जाता है, और उससे फिर जो है आप ये कंप्यूटर की चिप्स बनाते हैं। तो फिर कहता है कि ये इंसान के ऊपर है, इट्स अप टू द मैन के वेदर वी मेक अ सैंड कैसल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट, कि अब उससे हम कंप्यूटर बनाते हैं या उससे रेत का जो है घरौंदा घर बना लेते हैं। पुराने ज़माने में ज़ाहिर रेत के घरौंदे ही बनाएंगे ना, वो पाँव रख के और उस तरह से बनाते थे, लेकिन उसी से अगर आप वो कंप्यूटर बना लेते, देखें उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे इन फ्यूचर में भी। अब यहाँ तक तो मोटा मोटा उसने पॉइंट बताया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिज़िक्स की प्रॉपर डेफिनेशनों की तरफ वो आना शुरू हो जाएगा। फिज़िक्स एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब ज़ाहिर है कि ये जो फिज़िक्स है ये एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि इसमें आपने जो भी नज़रियात, जो भी लाज कवानीन बनाए हुए हैं वो सारे का सारे एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबसे पहले ज़ाहिर है साइंटिफिक जो तरीकाकार है वो क्या होता है कि आप पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन का जो लॉ था, न्यूटन ने जो लॉज बनाए थे ग्रेविटी के या बाकी चीज़ों के, तो यही था ना, पहले उसने ऑब्जर्व किया था कि हो क्या रहा है इर्द गिर्द, सेब जो है ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, तो ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट अखज़ किए जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की बेस पे ज़ाहिर है ये साइंस है हमारी फिजिक्स जो है। एंड द साइंटिफिक मेथड, अब ज़ाहिर साइंटिफिक मेथड है जिसके ऊपर ये बेस करती है, और ये एम्फेसाइज करता है, अहमियत देता है कि इस पे द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़, कि जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट से एक्यूरेट हो, बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि वहीं से हम फिर रिजल्ट्स बनाएंगे ना। दिस चैप्टर स्ट्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल। तो कहता है इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि ये जो मेजरिंग टेक्निक कौन सी लगानी है, कैसे किसी चीज़ को मेजर करना है, तरीका क्या होना चाहिए, एंड रिकॉर्डिंग स्किल, और उसको फिर लिखना कैसे है, रिकॉर्ड कैसे करना है, तो वो सारे के सारी जो स्किल्स हैं बेहतर से बेहतर हों हमारी, ठीक है, ये उस पर जोर दे रहा है सारे का सारा। अब यहाँ से देखें प्रॉपर आपकी वो याद करना और डेफिनेशनें वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये सारी आलमोस्ट वही हैं जो फर्स्ट 9th क्लास में आपने पढ़ी हुई हैं। तो 9th क्लास कल वाली है ज़ाहिर थोड़ा सा और उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा, नई चीज़ें कुछ लेके आएगा। देखें कंसेप्ट सारे वही हैं पुराने, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ नई नई चीज़ें भी उसके अंदर ऐड करवाएगा। सो पढ़ते हैं उसको, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, फिज़िक्स की जो बुनियाद है, डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़, जो हमारे इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई उन पर डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ विच, जिनके हिसाब से क्या हो रहा है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, फिजिक्स के जो कवानीन है वो निखाए जाते हैं, शो कराए जाते हैं। देयरफॉर दीज क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो जाहिर है कि इन क्वांटिटीज़ को जब हमने मेजर करना है तो एक्यूरेट होना चाहिए, बेहतर से बेहतर होना चाहिए। दीज आर, अब जाहिर वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, या आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड ईटीसी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये एक डेफिनेशन बन जाती है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो जाहिर है कि ये मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी है, उसको आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बना सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ये वाली हैं।
आगे कहता है फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। आगे से जाहिर है हम उसकी दो कैटेगरीज बना लेते हैं, एक बेस क्वांटिटीज हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज, क्योंकि डिराइव्ड जो है वो डिराइव होती हैं कहीं से अहज होती हैं। और किससे अहज होती हैं? बेस क्वांटिटीज से। तो बेस वाली क्वांटिटीज वही हैं जो आगे से किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो आज़ाद होती हैं। तो उससे जो डिराइव की जाए, उससे जो बनाई जाए, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और डिराइव्ड की जो एग्जांपल्स वो दे रहा है, एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड होती है, तो उसमें जो है वो मीटर जो है बेस क्वांटिटी आ रही है, और जो सेकंड जो टाइम है वो बेस क्वांटिटी आ रहा है। तो ये आगे से डिराइव हो रही है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एंड बहुत सारी हैं etc। बेस क्वांटिटीज आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ तक तो वो हो गया ना उसकी डिराइव्ड की, यहाँ तक डिराइव्ड की डेफिनेशन है। तो बेस क्वांटिटीज जो है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। द बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये आज़ाद हैं, इन टर्म्स ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, लेकिन इनकी बेस पे बाकी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। सो टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, अब ज़रा बेस में क्या आती है, वही जो 7 हमने पीछे पढ़ी थी 9th में, लेंथ, मास, टाइम और बाकी भी, तो वो पूरा एक हमने बनाया हुआ टेबल इसका आगे। अब ये देखें, ये उसने थोड़ा साइड पे बताया हुआ है ग्रीन कलर में, एरियाज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में कौन कौन से मोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं। मैकेनिक्स है, हीट है, एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड। इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे समझ लें कि चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, कि इसमें ये वाला चैप्टर भी पढ़ना होता है, ये वाला भी, एंड सो ऑन, ये सारा। और उसके बाद ये नीचे उसने ये जो येलो कलर में दिया हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, कि जो फिज़िक्स है बाकी जो हमारी साइंस की ब्रांचेज हैं उनके साथ मिलके भी वो स्टडी की जाती है। तो उनमें ये देखें, एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी के साथ फिज़िक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। बायोफिज़िक्स, जिंदा चीज़ें, बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। केमिकल फिज़िक्स, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ बाकी जो फिज़िक्स साइंस की जो ब्रांचेज हैं उनके साथ भी हम फिज़िक्स को जोड़ रहे होते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स जो है ये आते हैं। अब देखें, अब ये जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ आपका याद करने वाला है, क्योंकि इसमें 3 एक किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं, तो हम कहेंगे 2 तरह की होती हैं, फिजिकल हैं और डिराइव्ड हैं। फिर डिराइव्ड की डेफिनेशन वो यहाँ से शुरू होकर तो यहाँ तक बन जाती है, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, बेस क्वांटिटीज जो हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका याद करने वाला है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। आपको पता है बेसिकली हम जो तैयारी करते हैं वो शॉर्ट के हिसाब से करते हैं, और समझ क्यों रहे होते हैं सारे का सारा, क्योंकि हमें अपने जो MCQs हैं वो भी रेडी करने होते हैं, और शॉर्ट को करते करते वहीं से लॉन्ग भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बुनियादी जो पॉइंट जिस पे फोकस करना होता है वो शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट के हिसाब से लॉन्ग भी डेवलप हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप। अब बेस क्वांटिटी को जब हमने मेजर करना है तो कहते हैं उसके 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, कि एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया जाए कि किसके हिसाब से करना है। लेंथ है ना, तो लेंथ को कैसे मेजर करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हम चूज कर लेते हैं मीटर, तो मीटर के हिसाब से इसको मेजर करेंगे, तो एंड सो ऑन। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप कर लेना, ये पहला स्टेप है। एंड सेकंड और दूसरा स्टेप क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर, और एक तरीकाकार डेवलप कर लिया जाए फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद अ स्टैंडर्ड, कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसको एक खास स्टैंडर्ड के साथ हमने कंपेयर करवाना है। कि जो अब ज़ाहिर एक स्टैंडर्ड बना लिया मीटर, तो हमने जो हम जितनी भी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको देखेंगे कि एक्चुअल उसके साथ कितना वो चीज़ जो है वो बन रही है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड, के एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, सो दैट अ नंबर एंड अ यूनिट आर डिटरमाइंड, ताकि फिर क्या होगा कि एक नंबर मिल जाए, भाई इतने हैं, 5 मीटर्स हैं, 10 मीटर्स हैं, ठीक है। तो एक नंबर मिल जाता है फिजिकली, और साथ उसकी एक यूनिट भी हमें साथ मिल जाती है, क्योंकि यूनिट साथ उसकी वो कंपैरिजन में आ जाती है, तो यूनिट भी साथ मिल जाएगी। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्या है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं बेस क्वांटिटीज़ की, तो उसके कौन से 2 स्टेप्स हैं, वो 2 स्टेप्स बनाए, तो ये भी आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मेजरमेंट मस्ट बी रिलायबल, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं जाहिर है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो उस पर लोग जो है वो इन्हिसार कर सकें, एंड एक्यूरेट, और बिल्कुल सही होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूज्ड ईजीली एंड इफेक्टिवली, आसानी से इस्तेमाल कर सकें और उसका जो है असर हो,
नेक्स्ट ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ये भी 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने एक जो है वो स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया हुआ है पूरी दुनिया के इंसानों ने, और एक जो है तंजीम बना ली हुई है और जिसने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए हुए हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के हिसाब से कि इनको आपने मद्देनज़र रखना है। और वो चूँकि हर कंट्री जो है, हर इदारा जो है उसको मद्देनज़र रख रहा होता है, तो इनको कंपेयर करवाना आसान हो जाता है। सो देखें, कहते हैं 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी, अब कमेटी कौन सी है? इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के लोग साइंटिस्ट जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। एग्रीड, उन्होंने फिर अग्री किया ऑन द सेट ऑफ डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशनें बना ली उन्होंने, एंड स्टैंडर्ड एक जो है वो एक लेवल्स बना लिए टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे हमने बताना है, एक्सप्लेन करना है। द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, इसको SI या सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो अगेन ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन बन जाती है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। SI यूनिट्स आर यूज्ड बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, ज़ाहिर साइंसदान जितने भी हैं वो SI यूनिट्स को ही यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट सारी जितनी नेशंस हैं, मुल्क हैं, सब इसी को यूज़ कर रहे हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ यूनिट्स। अगेन कहता है इसमें 2 तरह की यूनिट हैं, एक बेस यूनिट होती है, एक डिराइव्ड यूनिट होती है। वो जो हमने क्वांटिटीज़ कह रहे हैं अब उनकी जगह अब यूनिट पे आ गए कि किसी क्वांटिटी को मेजर कैसे करना है, तो यूनिट्स होती हैं ना उसकी, ठीक है, बेसिक्स होती हैं कि किस, जैसे लेंथ क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट मीटर्स में है, इस तरह से करके। अब देखें बेस यूनिट, एक बेस यूनिट होंगी, एक डिराइव्ड यूनिट होंगी। सो बेस यूनिट जो है क्या है? देयर आर 7 बेस यूनिट, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज थी तो उन्हीं के फिर 7 बेस यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली वही लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की मिकदार कितनी होती है। तो ये 7 जो है वो डिफरेंट हमारे पास बेस यूनिट है। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि ये जो सब्सटेंस मेजर की जा रही होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके हिसाब से मेजर करते हैं। वो आपने याद होगा एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ है वहाँ पे आपने, ठीक है ना, तो ये उसके हिसाब से है। और जाहिर है इसमें साथ हम प्रीफिक्सेस को भी यूज़ करते हैं। एक तो वही बात कि ये बेस यूनिट की यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये डेफिनेशन बन जाती है, और प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे भी किए थे, मिली, माइक्रो, किलो, नैनो, हेक्टो, फिक्टो, जो भी था, ठीक है, वो सारा एक पूरा टेबल था हमारे पास वहाँ पे। 10 की पावर्स में 10 की पावर 3, 6, 9, फिर -3, -6, 9 माइक्रो वगैरह वो सारा उसमें आता है, तो वो भी हम उसमें यूज़ करते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये जो टेबल 1.1 है इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें, समझें कि लेंथ जो है उसकी यूनिट मीटर है और मीटर का सिंबल m होता है, मास का किलोग्राम, kg एंड सो ऑन। इसको आपने पढ़ लेना है, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में याद नहीं किया तो अब ज़रूर इसको याद करें क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। द नेम्स ऑफ बेस यूनिट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज टुगेदर विद सिंबल्स, ये ज़ाहिर कह रहे हैं कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ आ जाए डिराइव्ड यूनिट पे। तो डिराइव्ड अगेन वही बात है कि बेस से ये चीज़ें बन रही होती हैं। सो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट, जो बेस यूनिट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सम ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स वो ज़ाहिर कहता है टेबल में दिए हुए हैं। टेबल ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। अब टेबल में फिजिकल क्वांटिटीज़ आप देखें, ये 2 चीज़ें वो नई लेके आ रहा है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन होता है एक पेज, 2 डायमेंशनल चीज़ होती है जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऊपर आप ट्राइंगल्स बनाते हैं, 30 का एंगल बना रहे हैं, 60 का एंगल बना रहे हैं। तो प्लेन एंगल्स को किस में मेजर कर रहे होते हैं, उसकी यूनिट क्या है? रेडियंस। आपने अगेन 9-10 में मैथ में या वैसे फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एंगल्स की जो मेजरमेंट डिग्रीज में करते हैं, रेडियंस में करते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो अंदाज है वो रेडियंस का है। डिग्रीज जो है वो उस तरह से साइंटिफिकली इतना नहीं लिया जाता, ज़्यादा रेडियंस में ही हम उसको लेते हैं। तो रेडियन की सिंबल RAD है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ, कोई डायरेक्शन नहीं है कि किधर को होना है, किसी भी साइड को हो सकता है एंगल, ठीक है। इसी तरह सॉलिड एंगल है, सॉलिड 3 डायमेंशनल होता है ना, मोटी चीज़, बड़ी चीज़, जिसमें जैसे कमरा है, ठीक है, वो और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस 3 होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट भी होती है। या जैसे गोला है, जैसे गेंद है, तो वो भी 3 डायमेंशनल है, जिसका वॉल्यूम होता है कुछ ना कुछ, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल, तो उनको जो है रेडियन
अब ये स्टीरेडियन जो है नया हमारे लिए कंसेप्ट आ रहा है, SR जो पहले नहीं था, और ये भी डायमेंशनलेस है। आगे बाकी वही है, फोर्स ज़ाहिर है उसको न्यूटन में मेजर करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ज़ाहिर उसके फार्मूले से डेवलप हो रही होती है। वर्क जॉल्स में होता है, पावर की जो है वो यूनिट जो है वो वाट है, एंड सो ऑन। इसको भी आपने ज़रूर जो है रेडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैज़ आल्सो बीन इंक्लूडेड फ्रॉम 1995। कहता है 1995 से ऑनवर्ड जो है ये दोनों भी हमने इसमें साथ यूज़ कर रहे हैं। इन एडिशन टू बेस एंड डिराइव्ड यूनिट, अभी जो हमने बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट पढ़े हैं, द SI परमिट्स द यूज ऑफ सर्टेन एडिशनल यूनिट। कहता है इसके अलावा भी कुछ यूनिट उसने हमें परमिट की हुई है, इजाज़त दी हुई है कि इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये उस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादा यूज़ उन्होंने होना है जिनको हमने पढ़ लिया, जो ज़्यादातर प्रॉपर जो है वो यूजेज में आते हैं। अब इसमें देखें वो कौन कौन से हैं जो एक्स्ट्रा दिए हैं, वो हमने देख लेने हैं। द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, एंगल को मेजर करने के जो पुराने तरीके थे कि उसमें डिग्री थी, आर्क मिनट है और आर्क सेकंड है, उस तरह से मेजर किया जाता था, लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत कम यूज़ करते हैं। द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, टाइम के लिए जो हमारा आम हम ज़ाहिर यूज़ करते हैं, मिनट है, घंटे हैं, दिन हैं, साल हैं, उनको भी हम मेजर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर साइंटिफिकली उतना नहीं होता। ज़्यादा जो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, सेकंड यूज़ कर रहे होते हैं। द लॉगरिथमिक यूनिट बेल, अब बेल भी जो है लॉगरिथमिक यूज की जाती है, एंड इट्स मल्टीपल्स डेसिबल्स होते हैं और इस तरह के, तो ये भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता है सामने, लेकिन जाहिर है एक आम तौर पे इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। 2 मीट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, और वो कौन से हैं जी, लीटर को यूज़ किया जाता है वॉल्यूम के लिए, और टन को यूज़ किया जाता है जो बड़े मासेस हैं उनको मेजर करने के लिए। 2 नॉन मीट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट AMU, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं। द नॉटिकल माइल एंड नॉट, ये असल में समंदरी सफ़र में और इस तरह से वो एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ किया जाता है। यूनिट्स ट्रेडिशनली यूज्ड एज सी एंड द मीटरोलॉजी, ठीक है, समंदर के अंदर सफ़र करते हुए और आसमानी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी करते हैं। द एकड़ एंड द हेक्टर, ठीक है, ये हमारी जो रकबे वगैरह मेजर करने होते हैं तो उसमें एकड़ भी होते हैं, हेक्टर भी होते हैं, तो लेकिन अगेन ये इतना यूज़ नहीं होते। कॉमन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया, असल में ये मीट्रिक यूनिट बार बार आ रहा है, ये भी एक यूनिट को मेजर करने का एक तरीका था, तो इसको अभी भी बाज़ औक़ात यूज़ कर लिया जाता है। द बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की भी एक यूनिट है बार की शक्ल में। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज मिली बार इन मीटरोलॉजी एंड द किलो बार इन इंजीनियरिंग, ठीक है, वहाँ पर ये कभी कभार यूज़ हो जाते हैं। द एंगस्ट्रॉम एंड द बार्न, ये कभी नाम भी नहीं सुने हुए हमने, तो कहता है ये भी हैं, और ये कौन से यूनिट हैं, फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो जाहिर है कि ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है कि जी एक आम जो हमारे पास नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, उनके अलावा कौन कौन से यूनिट हैं जो SI सिस्टम ने हमें एक आज़ाद किया हुआ इनको यूज़ करने के लिए, परमिट किया हुआ इनको यूज़ करने के लिए, तो वो फिर हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद करके अपने उस पेपर की तैयारी के लिए इसको रख सकते हैं। और ये साथ उसने इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन बड़ी मज़ेदार दी हुई है उसने कि ये मास किसी चीज़ों का कंपेयर करना हो सारा, तो देखें उसने बड़ा अच्छा यहाँ कंपेयर किया हुआ है। ये 10 की पावर 30 जो है, इतना मास है, इतने kg मास है किसका, सन का, सूरज का। 10 की पावर 30 का मतलब आप समझते हैं कि 10 जो है 10 में एक ज़ीरो होता है, तो 30 पावर का मतलब ये है कि 30 दफ़ा 0 लगाओ। अब देखें ना, 3 ज़ीरो तो 1000 होता है, 3 ज़ीरो और आ जाए तो वो मिलियन हो जाता है, 6 ज़ीरोज़, 9 ज़ीरोज़ आ जाए तो वो बिलियन हो जाता है, ठीक है, 12 ज़ीरोज़ हो जाएंगे तो वो ट्रिलियन हो जाता है। अब ट्रिलियन तक देखें हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, और 12 अभी हुआ, 12 ज़ीरोज़ हुए हैं, तो ये 30 ज़ीरो तक जाना है, तो ये कितनी ज़्यादा उसका मास जो है वो होगा। इसी तरह से 10 की पावर 25 जो है ये हमारा अर्थ का है, 10 की पावर 20 जो है ये माउंट एवरेस्ट और सॉरी ये नहीं है, 10 की पावर 15 माउंट एवरेस्ट की वो बता रहा है। ऑयल टैंकर का 10 की पावर 10 है। इसी तरह 10 की पावर 5 ये हमारा कार वगैरह उसमें आ जाता है। 10 की पावर 0 ज़ाहिर है बुक का मास बहुत कम हो जाता है, थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -5 मॉस्किटो, अब छोटी चीज़ों की तरफ वो जा रहा है, मच्छर का मास इतना है। फिर एक सेल का
मास जो है 10 की पावर -15 वो दे रहा है, एंड सो ऑन। DNA मालिक्यूल, यूरेनियम एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उन सब तक जो है जा रहा है। यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी मेजर की जा रही है और छोटी से छोटी वैल्यू भी मास की शक्ल में मेजर की जा रही है। तो जस्ट एक आपको एग्जांपल दी जा रही है कि इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मेजर हो रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जो है, छोटा नंबर या बड़ा नंबर, उसको जो है साइंसी अंदाज में कैसे लिखते हैं। तो वो ज़ाहिर इसमें ये करते हैं कि एक नंबर होता है, दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, एक नंबर होता है और दूसरा 10 की पावर में वो चीज़ लिखी जा रही होती है। तो अभी जैसे 10 की पावर में हम देख रहे थे, सो नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, विच इम्प्लाइज पावर ऑफ द 10 की पावर उसमें किया जाता है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, कि जहां अशारिया लगाया जाए, अशारिये के पीछे जो है सिर्फ एक डिजिट जो है आपका नॉन जीरो डिजिट, जीरो अशारिया कुछ नहीं लिखना, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखा जाना चाहिए। दस द नंबर 134.7, आप देखें ये साथ एग्जाम्पल दे रहा है कि 134.7 अगर लिखा हो, शुड बी रिटन एज 1.347, के पॉइंट को पहले डिजिट के आगे ले जाए, और चूंकि पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे गया है तो 10 की पावर 2 आपको कर लेना चाहिए। और अगर ये वाला नंबर है 0.0023, तो पॉइंट को फिर जो है ज़ाहिर जीरोस के आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर के आगे होना चाहिए, 2 के आगे, पहला 2 जो है उसके आगे। तो फिर ज़ाहिर है 3 डिजिट चूंकि वो आगे गया है तो 10 की पावर -3 आप कर देते हैं। तो ये मैथ में हम बड़ी तफसील में इसको पढ़ रहे होते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। अब यहीं से फिर प्रीफिक्सेस आगे भी हमने देखा था कि 10 की पावर में, और ये सारा अगेन वही 9th वाला टेबल जो है ये उसने ड्रा किया हुआ है, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी होंगी, एक्सा, एटो वहाँ पर भी था शायद मेरे ख्याल में, तो ये सारा वही है। और प्रीफिक्सेस का यही मतलब है 10 की पावर में। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ 1000। अब देखना 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 3 का गैप आ रहा होता है। तो 3 का गैप का मतलब यही है ना कि 1000, 3 जीरोज हो तो 3 पावर बनती है। तो यही कह रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं वो 1000 के स्टेप के बाद नई चीज़ आ रही होती है। एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे, और ज़ाहिर है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाने हों, छोटे नंबर दिखाने हों, तो उसके लिए ये तरीका बड़ा अच्छा है प्रीफिक्सेस का। टू एलिमिनेट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, और ज़ाहिर है कि जो ज़्यादा अहम नहीं होते डिजिट वो भी हम इसमें से निकाल देते हैं। ऐसा ही आल्सो इंक्लूड 4 ऑफ द अदर प्रीफिक्सेस। अब अगेन उसने कुछ और प्रीफिक्सेस भी हमें साथ दिए हैं जो 10 की पावर के अलावा है, वो 3 की जो पावर का गैप आता है ना उसके अलावा है। अब ये इसमें सेंटी आ जाता है 10 की पावर -2, डेसी है, डेका है और हेक्टो है, ठीक है। तो ये 4 एक्स्ट्रा है उसके अलावा है। सो आई थिंक यहाँ तक ओके है। तो कल इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा हमारा कन्वर्जन फॉर यूजिंग SI यूनिट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये हमने कंप्लीट इसको पूरा करना है, ठीक है जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।